दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर। प्यारे साथियों, यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं तो निश्चित रूप से नया बीमा करने के लिए आप LIC के फॉर्म भरते होंगे और आपने फॉर्म संख्या 300 को भी जरूर भरा होगा। अब यह जो नया फॉर्म संख्या 300 आया हुआ है, यदि आप इसके पेज संख्या 5 पर अगर आप जाते हैं तो इसमें सेक्शन 2 में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें पूछा जाता है प्रस्तावक किसके तहत है, और इसमें 4 तरह के ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें एक ऑप्शन को आपको लिखना होता है। यह 4 ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन, नियोक्ता कर्मचारी योजना, HUF और MWP एक्ट। और दोस्तों, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है HUF, इसका क्या मतलब होता है, क्या आप इसको जानते हैं? यदि आप HUF के विषय में नहीं जानते हैं और आप इसके विषय में जानकारी चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहें। अब दोस्तों, HUF के बेनिफिट को समझने के लिए आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनकी अपनी एक व्यक्तिगत आय होती है। वह किसी फर्म में काम कर रहे होते हैं या फिर किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय होते हैं। हो सकता है आपका जो ग्राहक है वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वह किसी ऐसी आय से जुड़ा हुआ है जिससे हर मंथ उसको एक सैलरी मिल रही है, लेकिन उसी व्यक्ति के पास अपनी कोई पैतृक संपत्ति भी है और उस पैतृक संपत्ति के कारण भी उस व्यक्ति को मासिक रूप से, वार्षिक रूप से या छमाही रूप से किसी भी तरीके से इनकम हो रही है। अब यदि ऐसे व्यक्ति को टैक्स के अंतर्गत अपनी आय शो करनी होती है तो वह व्यक्ति अपनी जो सेल्फ इनकम है उसको तो शो करता ही करता है, साथ में अन्य स्रोत से भी जो उसकी इनकम हो रही है उसको दिखाना पड़ता है। अब एक व्यक्ति जिसकी अपनी इनकम है, उसके बाद उसको पैतृक संपत्ति के जरिए भी कुछ इनकम हो रही है, तो यदि आप इसको जोड़ दें तो उस व्यक्ति की जो इनकम है वो कहीं ज्यादा हो जाती है, और जब इनकम ज्यादा हो जाती है तो उस व्यक्ति को टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ता है। अब दोस्तों, यदि आप ऐसे व्यक्तियों से HUF के संदर्भ में जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके उस ग्राहक के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई पैतृक प्रॉपर्टी है और उस पैतृक प्रॉपर्टी के कारण उसकी आय हो रही है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा सेकेंड 31 के तहत उस व्यक्ति को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह व्यक्ति HUF बना सकता है। अब यदि वह व्यक्ति HUF बनाता है तो HUF के अंतर्गत जो भी आय शो की जाएगी वह व्यक्तिगत रूप से होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम जब साल में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो एक हमारे नाम से टैक्स फाइल होती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम HUF के लिए फाइल करेंगे तो इंडिविजुअली HUF के लिए भी अलग से टैक्स फाइल किया जाएगा। यानी जिस प्रकार से हमारे सैलरी के ऊपर टैक्स स्लैब का बेनिफिट होता है, टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक उसी तरह से व्यक्तिगत तौर पर HUF के लिए जो टैक्स फाइल की जाएगी उस पर भी टैक्स स्लैब का रूल लागू होगा, रिलैक्सेशन के बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की आय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया और दोनों की टैक्स फाइल अलग अलग बन गई तो सोचिए उसको टैक्स में कितना बड़ा लाभ मिल सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, LIC की अगर कोई पॉलिसी लेता है तो सेक्शन 80C के तहत उसको टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। तो यदि HUF की तहत टैक्स फाइल की जा रही है और वह जो आपका ग्राहक है वह अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स फाइल कर रहा है तो 1.5 लाख का बेनिफिट उसके अपने सेल्फ टैक्स फाइल के ऊपर हो जाएगा और 1.5 लाख का बेनिफिट वह जो HUF के तहत टैक्स फाइल करेगा उसमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि HUF के तहत टैक्स फाइल करने में आपके ग्राहक को और आपको कितना बड़ा लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, यह तो मैंने बताया कि HUF के लिए लाभ क्या हो सकता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि HUF होता क्या है। तो HUF का यदि आप शाब्दिक अर्थ देखें तो HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सामान्य तौर पर अधिकतम जो हमारे अभिकर्ता मित्र हैं उसका अर्थ यह मानते हैं कि जिसमें एक ही कुटुंब के कई लोग एक साथ रहते हैं उसको हम HUF कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। इसको हम हिंदू संयुक्त परिवार कहते हैं, इसको HUF नहीं कह सकते। HUF का विवरण इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो एक्ट है, यह एक्ट HUF के लिए क्या परिभाषा देता है, उसके बाद हम लोग शेष जानकारी लेंगे।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HUF क्या होता है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा सेकेंड 31 के तहत जो बताया गया है वह कहा यह जा रहा है कि HUF को एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। हिंदू कानून के अनुसार HUF एक ऐसा परिवार होता है जिसमें सभी व्यक्ति सामान्य रूप से एक ही सामान्य पूर्वज के वंशज होते हैं। HUF को किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि हिंदू परिवारों में यह स्वचालित रूप से बन जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एक ही वंश के या एक ही ब्लड से जिन लोगों की पीढ़ियां चलती रहती हैं, ऐसे कई लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम HUF कहते हैं। लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब यह अधिनियम क्या कहता है? यह अधिनियम यह कहता है कि जैन और सिख परिवारों के ऊपर हिंदू कानून लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यह जो HUF का नियम है यह जैन और सिख परिवारों के ऊपर भी लागू होगा। अब दोस्तों, सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों के मन में यह कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या एक ही पूर्वज के कई वंशज एक साथ रहते हैं तो क्या उनको HUF कहा जाएगा? तो दोस्तों, मेरा उत्तर है नहीं। मैं इसके तहत मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सरल करके बता देता हूँ ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा न हो। जैसे में है क्या कि सपोज दैट एक परिवार में एक मुखिया है, उस मुखिया के 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। इन सभी बच्चों के बच्चे हैं वह भी एक साथ रहते हैं, तो क्या इन परिवारों को HUF कहा जाएगा? तो दोस्तों, ऐसे परिवारों को आप हिंदू संयुक्त परिवार कह सकते हैं, आप इसको HUF यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार नहीं कह सकते। तो मुझे यकीन है कि अब आपके मन में यह उठ रहा होगा कि भाई अगर इसको हम हिंदू अविभाजित परिवार नहीं कह सकते हैं तो फिर कहेंगे किसे? तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, HUF एक कानूनी परिभाषा है, यानी यदि कोई व्यक्ति HUF बनाना चाहता है तो उसको बैंक में खाता खोलना जरूरी होगा। अब यह जो बैंक खाता होगा यह उस परिवार के मुखिया के नाम पर होगा, लेकिन इस खाते की एक विशेषता होती है। विशेषता यह होती है कि जो मुखिया होता है उसके नाम के आगे HUF लिखा होता है। जैसे इसको उदाहरण के तहत अगर समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राघवेंद्र प्रताप जी हैं और राघवेंद्र प्रताप जी अपने पूरे कुटुंब के साथ एक साथ रहते हैं और वह HUF बनाना चाहते हैं। तो जब वह बैंक में खाता खोलने जाएंगे तो उनके बैंक में जब खाता खुलेगा तो उसके पासबुक के ऊपर जो उनका नाम होगा वह होगा राघवेंद्र प्रताप एंड सन्स और उसके आगे लिखा होगा HUF। ठीक इसी प्रकार से जब उनका पैन कार्ड बनेगा तो उस पैन कार्ड के ऊपर भी राघवेंद्र प्रताप एंड सन्स और साथ में HUF लिखा होगा। अब यह जो राघवेंद्र प्रताप जी हैं इनको कानूनी भाषा में कर्ता कहते हैं, या अगर साधारण तौर पर आप इसे समझें तो यह HUF के एक मैनेजर की तरह हैं, जो यह जो प्रॉपर्टी है इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की देखरेख करने का और निर्णय लेने का अधिकार इनके पास होता है। अब दोस्तों, हो सकता है आपके मन में एक कंफ्यूजन और आए, तो मैं उसको भी सोचता हूँ कि यहाँ पर समाप्त कर दूं। प्रश्न यह हो सकता है कि HUF कौन बना सकता है और कौन नहीं बना सकता। तो दोस्तों, कोई भी हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध वह HUF बना सकता है, लेकिन यदि कोई मुस्लिम, पारसी या फिर ईसाई HUF बनाना चाहे तो वह फिर HUF नहीं बना सकता। अब यहाँ पर एक जानकारी देना और भी मैं जरूरी समझता हूँ, और वो जानकारी ये है कि जो हिंदू अविभाजित परिवार है यानी ये जो HUF है इसकी कुछ विशेषता होती है। वह क्या है, आइए इसको देखते हैं। HUF के लिए जो सबसे पहली विशेषता यह होती है कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वह उनके वारिसों में बांटी गई नहीं होती है। दूसरा चीज यह कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ व्यावसायिक संपत्ति होती है, यानी उस संपत्ति के कारण कुछ न कुछ इनकम, कुछ न कुछ आय होती रहती है। अब HUF की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ पर हिंदू अधिनियम लागू होता है, इस कारण से यहाँ पर जो उत्तराधिकार के जो कानून है वह लागू होते हैं। वर्ष 2005 से पहले HUF की जो प्रॉपर्टी थी उस पर सिर्फ पुरुष लोगों की दावेदारी हुआ करती थी, लेकिन उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में इसमें संशोधन कर दिया गया और इस संशोधन के बाद लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार मिल गया था। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि 2005 में जब उत्तराधिकार अधिनियम में जब संशोधन हुए तो उसके अनुसार जो लड़कियां थी उनको यह अधिकार मिल गए कि शादी होने से पहले तो एक लड़की अपने पिता की प्रॉपर्टी में, या फिर यूं कहूं कि HUF की जो प्रॉपर्टी है उसमें सदस्य बनी रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद भी वह अपने पिता के प्रॉपर्टी की सदस्य बनी रहेगी, और शादी होने के बाद वह पिता की प्रॉपर्टी में तो सदस्य रहेगी ही रहेगी, साथ में वह अपने पति की प्रॉपर्टी की भी सदस्य बन जाएगी। अब दोस्तों,
HUF के लिए कुछ नियम है और वह नियम भी आपको जानना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ग्राहक से बात करेंगे तो यह जानकारी देना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। आइए अब उसको भी हम डिस्क्लोज कर देते हैं। तो यह जो नियम है वह कुछ इस प्रकार से हैं। तो HUF के देखरेख की जिम्मेदारी जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसको मिलती है, और कानूनी भाषा में यह जो बड़ा व्यक्ति होता है इसको हम कर्ता कहते हैं, यानी जिसके पास HUF की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती है। अब यह जो कर्ता है अपनी सहायता के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को साथ में ले सकता है। अब HUF के किसी एक सदस्य की या फिर कर्ता की अगर मृत्यु होती है तो इस HUF के अस्तित्व के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्ता की जैसे ही मृत्यु होती है जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वह उसका कर्ता बन जाएगा। अच्छा, अब HUF में परिवार के किसी सदस्य को कोई नया बच्चा पैदा होता है तो वह जो बच्चा है वह ऑटोमेटिकली ही उस परिवार का मेंबर बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। अब उसके लिए कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे सपोज दैट कोई HUF फैमिली में शादी होती है तो जो नवविवाहित महिला होती है वह आकर उस HUF का सदस्य बन जाती है, लेकिन वह उस HUF की कर्ता नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है, और वह यह है कि यदि उस महिला का कोई छोटा बच्चा है यानी नाबालिग बच्चा है तो वह उस नाबालिग बच्चे की ओर से उस संपत्ति की देख रेख कर सकती है। यानी कर्ता बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने बच्चे की ओर से उस संपत्ति की निगरानी करने का अधिकार उस महिला को मिल जाता है। अब यह जो HUF है इसके सदस्यों की संख्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब यह जो कर्ता होता है यह HUF की जो प्रॉपर्टी है उससे जो होने वाली आय है उस आय को अपनी इच्छानुसार जो HUF के सदस्य हैं उनके भरण पोषण, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई और जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए खर्च कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, यदि एक व्यक्ति है तो वह एक से अधिक HUF का सदस्य भी हो सकता है और कर्ता भी हो सकता है। आप इसको उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई HUF फैमिली है। अब उस HUF फैमिली में एक बच्चा है, वह जब उस बच्चे की शादी होती है तो शादी होने के बाद वह अलग से अपना HUF बना सकता है और उस HUF का कर्ता भी बन सकता है। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है इससे आपको HUF के विषय में एक रफली इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने वेबसाइट पर पोस्ट की हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे यकीन है कि यदि आप विस्तृत रूप से अगर इस संदर्भ में जानकारी पाना चाहते हैं तो वह आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, जैसे आप अगर ये जानना चाहते हैं कि टैक्सेशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं उस कैलकुलेशन को भी आपको एक नई वीडियो में प्रेजेंट करके आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, यदि इसी प्रकार की और भी बेहतरीन जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की बहुत सारी छोटी और बड़ी जानकारियां जो आपके व्यवसाय में बेहतर बदलाव ला सकती हैं हमारे चैनल पर पहले से पड़ी हुई हैं। आप उन्हें देखकर और उन्हें सीखकर उसका अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग करके सफलता के नए आयाम अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो लगी है आपको अच्छी तो इस वीडियो के नीचे एक छोटी सी लाइक की बटन बनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जरूर क्लिक करेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन है, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है कि यदि मैं इसको पूरा का पूरा कवर करूं तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर करीबन 4 से 5 वीडियो भी कम पड़ जाएगी। फिर भी मैंने प्रमुख बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है ताकि आपको HUF के संदर्भ में पूरी जानकारी हो जाए। दोस्तों, आपने हमारी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।